नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। मैं लेकर आई हूँ जिन्नात की दुल्हन का तीसरा एपिसोड। कहानी को पूरा जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आप हमारी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जिंदगी ने क्या खूब तजुर्बे दिए। अपनी ही लाश अपने कंधे उठाई हमने। खलील के दिल में जैसे पिघलता हुआ दर्द अल्फाज बनकर दिमाग को टटोलने लगा था। अपनी परछाई तुझको धोखा दे गई, जिसे तू अपनी किस्मत समझ रहा था। खलील का दिल भी जैसे उससे बगावत पर उतर आया था। भीतर उठे जंजावत को दबोच कर खलील बाहर निकला। अब्बा के रूम के बाथरूम में घुसकर खलील ने स्नान किया। दबे पाँव वहाँ से निकल रहा था तो सुल्तान ने उसे देख लिया। बरखुरदार, सब ठीक तो है ना? ऐसे बिल्ली की तरह क्यों भाग रहे हो? अब्बू ने पकड़ लिया तो बिना हड़बड़ाए पहले से रेडी उतर खलील सलाम करते हुए दिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। वो उधर गुलशन बात ले रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अब्बू के कमरे का उपयोग करके रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, पर हम तुम्हारी जगह होते तो अपनी पत्नी के साथ ही बात लेते, कहकर सुल्तान हंसने लगा। खलील शर्म से झेप गया। अच्छा था कि अम्मी जान बाहर थी, वरना अब्बू की ज़रूर टांग खींचती। इधर आओ बेटे। सुल्तान ने एक अच्छे दोस्त की तरह खलील को अपने पास बुलाया। जी कहिए अब्बू जान। खलील अब्बू के बगल में बैठ गया, अपने चेहरे पर खोखली मुस्कान का मुखौटा चढ़ाकर। श्वेत पठानी कपड़ों में वो काफ़ी आकर्षक लग रहा था। चेहरे पर खुदा का नूर उतरा था। देखो बेटे, सुल्तान ने खलील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम गुलशन को पहले से ही बेइंतहा मोहब्बत करते हो, और सबसे बड़ा सच भी यही है। अपना दिल जिससे जितनी मोहब्बत ज़्यादा करता है, फिर कभी बात बिगड़ती है तो बुरा भी उतना ज़्यादा लगता है। गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत सब कुछ प्रेम की अतिरिक्तता है। मोहब्बत करते हो इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। अभी उसको तुम्हारी ज़रूरत है। ये समय ऐसा है कि जितना ज़्यादा एक दूसरे को संभालोगे, आने वाले तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यही लम्हे अहम साबित होने वाले हैं। जी अब्बा हुजूर। वो अब्बा के गले लिपट गया। अपनी आँखों से जो बांध टूटने को तैयार था, उसे काफ़ी मशक्क़त से खलील ने रोक रखा था। कैसे बताता वो अब्बा को कि बात क्या थी? कितने खुश थे परिवार के सारे सदस्य। अब्बू, अम्मी जान, चाचा चाची और चचेरे बहनें, दुआ आलमीन। हर कोई उसकी शादी के माहौल से अभिभूत था। घर में बहुरानी की मौजूदगी से फिलहाल सबके चेहरे खिले हुए थे। वो किसी को इस वक्त अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई के जलजले से अवगत नहीं करना चाहता था। सुल्तान की पारखू नज़रों ने यह ताड़ लिया था कि कोई तो बात दोनों के बीच ऐसी ज़रूर हुई जिसके चलते खलील का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। भले ही ना कहे, उसका बाप हूँ, बिन कहे सब समझ जाता हूँ। फिर सुल्तान ने खलील की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, सच्ची मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिसे नसीब होती है उसे उसकी कदर नहीं होती। आप जाएं और बहू को अपना फार्म हाउस दिखाकर आओ। तब तक मैं आपको एक और सरप्राइज़ देना वाला हूँ। जी अब्बा, कहकर खलील उसके कमरे में अपना मुंह छुपाता हुआ बाहर निकल गया। सुल्तान अपने बेटे की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो उठा। पता नहीं क्या बात थी जो वो बताने से हिचकिचा रहा था। उसका पता लगाना पड़ेगा। वो बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कुछ मेहमान थे जो सोए हुए थे। खलील चुपचाप अपने कमरे में वापस घुस गया। कमरे में डरते डरते उसने कदम रखा। उसे डर था कहीं फिर गुलशन भड़क गई तो
स्नान करने के बाद कुछ थकान कम लग रही थी, मगर मानसिक परेशानी बढ़ गई थी। उसने सारे कमरे को ध्यान से देखा। पहली निगाह में कहीं कुछ अप्रियकार नहीं लगा। बेड की चादर सलीके से बिछाई गई थी, कुछ भी अस्त-व्यस्त नहीं था। कहीं गुलशन नजर नहीं आ रही थी। पर्दे हवा से सरसराहट कर रहे थे। वो खाली कमरे में नजरें घुमाकर बेड को टकटकी लगाए देखने लगा। उसे लगा जैसे कोई बेड पर बैठा उसे घूर रहा है, जबकि वहां पर कोई नहीं था। उसके मन में जिन्नात की भारी भरकम आवाज़ फिर से हथौड़े की तरह गूंजने लगी। उसके साथ साथ मेरी भी शादी हुई है उससे, अब गुलशन जिन्नात की दुल्हन है। उसकी आंखें डर के मारे सिकुड़ सी गई। बाहर गैलरी में जाने वाले दरवाजे के पर्दे ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे। उसको दरवाज़ा खुला होने की भनक लगी। वो तेज़ी से पीछे गैलरी से निकलने वाले दरवाजे के करीब आया। दरवाज़ा खुला देखकर खलील को यकीन हो गया कि गुलशन वहाँ हो सकती है। खलील ने अपनी तसल्ली के लिए गैलरी में झांका। श्वेत ड्रेस पहन कर गुलशन खड़ी थी। उसके खुले सुनहरे बाल हवा से उछलकर बार बार चांद को ढकने की कोशिश कर रहे थे, और वह बार बार बालों को संभाल रही थी। वाइट ड्रेस में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। हवा का रुख इधर होने से उसके कपड़ों में लगे तरह तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी। मोगरे, गुलाब, जन्नतुल फिरदौस, इतनी सारी खुशबू एक साथ थी। बहुत से गहने गुलशन ने पहन लिए थे। खलील को हैरानी उस बात की थी, सुबह उसने अपने हाथों से गुलशन को जीन्स पर पीला टॉप पहनाया था। मतलब साफ था कि उसने जानबूझकर खलील पर रेप का आरोप लगाकर बाहर भगा देने के बाद बदल दिया होगा। खलील उसे चुपचाप पीछे से देख रहा था, और उसकी नजरें टकी हुई थी दूर दूर भरी पहाड़ियों पर बने एक पुराने खंडर जैसे महल पर। उसने पीछे देखे बगैर ही खलील से कहा, आओ खलील, देखो ना वो हरी भरी वादियों में खंडर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। सुबह की कटुता मन में नहीं थी। ये देखकर खलील को अच्छा लगा। वो गुलशन की बगल में खड़े होकर एक खूबसूरत नज़ारे को देखने लगा। वाकई वो जगह सुंदर थी। हरियाली में पर्वतों के बीच धुएं की तरह बादल मंडराने लगे थे। हाँ, बहुत सुंदर है आपकी तरह मैडम जी। गुलशन से डर जाने के बाद पहली बार वह उनसे खुलकर बात कर रहा था। आप मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब जाना है? अभी। खलील हैरत अंदाजे से नजरे से गुलशन को देख रहा था। इतने भोले चेहरे के पीछे एक चालाक दिमाग था, जो अब शायद कोई गेम प्लान कर बना रहा था। बुजुर्गों से खलील ने यह भी सुना था कि जिन्नात को अक्सर श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है। इतर की खुशबू उनकी उपस्थिति दर्शाती है। खलील को कुछ समझ आ रहा था। गुलशन में आए बदलाव का राज क्या है? क्या खेल खेलने वाला था? खलील काफी परेशान था। गुलशन को वो पुरानी जरूरती खंडर जैसी हवेली दिखाने ले जाने का वादा कर चुका था। दूसरी तरफ वो गुलशन के मौजूदा बदलाव से आहत था। वो किसी और से नहीं, पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिया को बात कर सकता था। वही कुछ इसका हल ढूंढेगी। ये सोचकर खलील ने कुछ भी बहाना करके जिया से मिलना ठीक समझा। अपनी सोच को अमलीजामा पहनाते हुए वो सीधा
अम्मी जान के पास पहुंचा। वह किचन में थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी उठ गए बेटा, अभी नाश्ता भी रेडी नहीं। कोई बात नहीं अम्मी जान, पर आप ज़रा गुलशन को भी किचन में बुला लीजिए, ज़रा हम भी तो देखें उसके हाथों में क्या जादू है। उसको रेडी हो जाने दो, फिर बुलाती हूँ। वो रेडी है, इधर आती ही होगी। तभी गुलशन आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपके साहबजादे मेरी क्या बुराई कर रहे थे? वही कि मैं प्रेम की रफ्तार में फंस कर तुम्हें उठा तो लाया, पर मगर कुछ खाना बनाना भी आता है? अच्छा बना लेती हो या नहीं? हम तो बात ये है, क्या खाना चाहते हो? कुछ भी बना लो। आलू के पराठे? जी ठीक रहेंगे। चलो अम्मी आप बाहर बैठो इत्मीनान से, मैं सब रेडी करके ले आती हूँ। गुलशन ने तैयार होकर किचन में घुसकर खलील और उनकी अम्मी जान को हैरत में डाल दिया। ठीक है, तब तक मैं भी दोस्तों से मिल लेता हूँ, नाश्ता करके फिर बाहर चलेंगे, खलील ने जाते जाते कहा। जिया को मिले हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। जब से खलील से गुलशन मिली थी, तब से जिया ने खलील से मिलना जुलना बंद कर दिया था। खलील, आखिर क्या बात थी? खलील आज तक नहीं जान पाया था। जिया खलील की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो खलील का हमेशा बहुत ख्याल रखती थी। खलील गुलशन के साथ में सब कुछ भूल चुका था। वो भूल गया था कि कोई और लोग भी हैं जो उसके बहुत करीब है। कई बार वो अपनी लीनिया में लॉन्ग ड्राइव पर निकलता था तो जिया उसके साथ होती थी। जिया अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, मगर दादा दादी ने बड़े प्यार से पाला था उसे। कभी एहसास नहीं होने दिया था कि वो बिन माँ बाप की बेटी है। उसकी आखिरी मुलाकात के पल खलील के जहन और आँखों में उभर आए। क्यों रे बेवकूफ़, मुझे क्यों याद किया? सुबह की किरणें उसके गोरे चेहरे की रंगत बढ़ा रही थी। ब्लैक पंजाबी ड्रेस में वो कयामत ढा रही थी। उसकी सेहत काफ़ी अच्छी थी, गाल भरे भरे थे। वो हंसती भी थी तो वह मखमली गालों में डिम्पल पड़ते थे। उसकी हटपची पर चर्बी की वजह से दाढ़ी नीचे का हिस्सा काफ़ी भरा लग रहा था। उसके सुनहरे बाल और उसकी खूब चेहरे की बहुत कुछ बोलती आंखें खलील के मन को भाती थी। अब ऐसे क्या देख रहा है खलील? मैं हूँ, भूल गया मुझे? अरे नहीं मेरी नानी, आज लगता है जैसे चांद ज़मीं पर उतर आया। आई नो, मुझ पर शायरी मत करना। अरे हाँ मेरी माँ, बैठो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब उसको ले जाओ। किसे? खलील ने जिया के चेहरे पर जलन देखी। तुम्हारी नई दोस्त को। तुम नहीं आना चाहती तो उसको ले जाएंगे। ठीक है, उसे ही ले जाओ और एग्ज़ाम के वक्त उसकी हेल्प लेना। वह गुस्से से वहाँ से निकल गई। खलील उसकी अकड़ से हैरान था। तब वह उसके पीछे छुपे लगाव को समझ नहीं पाया था। वह अकेला ही गाड़ी का एक चक्कर लगाकर वापस लौट आया था। जिया मन ही मन खलील को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर कभी उसके होठों पर वह बात नहीं आई थी। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार थी, पर जिया की तरह कोई उसकी दोस्त भी नहीं बन पाई थी। गुलशन जिया की बेस्ट फ्रेंड थी। वो बहुत कम वक्त में खलील के करीब आ गई थी। उससे जिया काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उस वक्त एक घटना घटी जिसमें उसकी भी गलती थी। फिर वो नहीं चाहती थी कि इस बात की खलील को भनक भी लगे, और जिया की चुप्पी की सबसे बड़ी सज़ा आज खलील भुगत रहा था, जिसका जिक्र भी वो खलील से
कभी नहीं कर पाई। शायद अपनी गलती को छिपाने ही वो खलील से दूर रहने लगी। खलील ने गुलशन से शादी कर ली। तब जिया सब जानती थी अब वह क्या करेगी। तब जिया सब जानती थी अब क्या होने वाला है। जिया ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से आज खलील की जिंदगी उलझन बन गई। क्या हुआ था ऐसा? क्या जानती थी जिया गुलशन और खलील के बारे में? ये बात हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।